जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस, जिसका एक लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है 13, लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले बेटा लेक्चर 12 हो चुके हैं। जिन छात्रों ने लेक्चर 12 को नहीं देखा है वो आप जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर 12 के 12 आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जब लक्ष्य असंभव लगता है, जब लक्ष्य असंभव लगता है और आप उसे छोड़ने को तैयार होते हैं और आप उसे छोड़ने को तैयार होते हैं, उस वक्त आप जीत के बहुत करीब होते हैं। उस वक्त आप जीत के बहुत करीब होते हैं। जब भी आपको कभी लगे कि अब हमसे ये कार्य नहीं हो सकता है, अब हम इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसके आगे अब हमारे कदम नहीं बढ़ रहे हैं, आप वहां पे जान लीजिएगा कि अब हमारा लक्ष्य हमसे एक कदम दूर है। थोड़ी सी मेहनत हमको और करनी है, जितनी करके आए हैं उससे थोड़ी सी मेहनत इसमें और ऐड करके आप उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप घबराइएगा नहीं, कितनी भी कठिनाई आए, यदि आप घबराएंगे नहीं तो क्या होगा, आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे और आसानी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। बात समझ में दोस्तों कि नहीं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मुख्य जो टॉपिक बेटा है गोलीय पृष्ठ। आज का जो टॉपिक बेटा क्या है, गोलीय पृष्ठ। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा। जो छात्र हमारे YouTube चैनल पे नए हैं वो दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। आप लोग बेटा शेयर करते रहिए, ठीक है। आज की मुख्य हेडिंग है गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं, देख लेते हैं, फिर समझाते हैं। जब किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलाकार होता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलाकार होता है तो उसके पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। गोलीय पृष्ठ कहते हैं। गोलीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो गोलीय पृष्ठ होता है ये बिल्कुल गोलीय दर्पण की भांति ही व्यवहार करता है। जैसे गोलीय दर्पण होता है सेम ऐसे गोलीय दर्पण आपके दो होते थे, इसी प्रकार क्या होता है, गोलीय पृष्ठ भी दो प्रकार के होते हैं। बात समझ में आया कि जैसे क्या क्या कहा, जब किसी पारदर्शी माध्यम का क्या पृष्ठ गोला, जब किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलाकार होता है तो ये मान लेते हैं एक हमारा गोलाकार पृष्ठ है जो पारदर्शी है, जो क्या है, पारदर्शी है। आप क्या करते हैं, इसको हम दो भागों में कट कर लिए ऐसे पृष्ठ को, तो एक भाग ये निकला जाके इधर वाला, एक भाग इधर निकला जाके। ये कैसा होगा, पारदर्शी हो, यानी कि यदि हम प्रकाश लाइट इस पर डालेंगे तो इधर डालेंगे तो उधर निकल जाएगी, इस पे इधर डालेंगे तो उधर निकल जाएगी, या उधर डालेंगे तो इधर आ जाएगी। बात समझ में? तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये दो पृष्ठ, यानी गोली दर्पण में भी दो पृष्ठ होते थे। क्या उसमें दो दर्पण होते थे गोली दर्पण में ना, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। इसी प्रकार इसमें भी क्या होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं, एक अवतल पृष्ठ एक उत्तल पृष्ठ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल पृष्ठ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल पृष्ठ हो जाएगा। जैसे उसमें वक्रता केंद्र होता था कि नहीं होता था, और वक्रता त्रिज्या होती थी, इसी प्रकार इसमें जिस ये गोली जो गोलाकार है इसका जो केंद्र होता है, इसका केंद्र जो गोलाकार है, जो गोलाकार पृष्ठ है, इसका जो केंद्र होता है, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तथा उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। राइट। आप क्या गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। लिख लेते हैं इसको, लिखो, बात समझ पा रहे हो नहीं? देखो गोली दर्पण, गोलीय
सॉरी गोलीय पृष्ठ निम्न दो प्रकार का होता है। निम्न दो प्रकार का होता है। नंबर 1 बेटा अवतल पृष्ठ, और नंबर 2 बेटा क्या है, उत्तल पृष्ठ। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? गोलीय पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल पृष्ठ, नंबर 2 उत्तल पृष्ठ हो गए। अब आपको आगे करना का है, आगे हमें करना क्या दोस्तों, इसके बाद अवतल पृष्ठ उत्तल पृष्ठ के हमको क्या लगाने, सूत्र निकालने हैं। क्या निकालने? सूत्र। मतलब अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र आप लोगों को निकालने हैं दोस्तों। ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हैं? एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जब किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलाकार होता है तो उसके पृष्ठ को, तो उसके बेटा यहां कर लेना, उसके पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। तो उसके पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। गोलीय पृष्ठ 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल पृष्ठ, एक उत्तल पृष्ठ। अब इसके बाद जो आपका हेडिंग है अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुत आता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। यहां से 5 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं। आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे यदि आपने इसको सही से देख लिया, तैयार कर लिया, लिख लिया होगा। पेपर है बेटा, तो आप हेडिंग डालिए अगली। ये 5 नंबर के लिए आपको आएगा क्वेश्चन, जो आएगा ये ध्यान से देखिए बेटा। हेडिंग है हमारी, देखिए गोलीय, हेडिंग है हमारी गोलीय अवतल पृष्ठ पर, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये आज की आपकी हेडिंग हो गई। ये टॉपिक आपका कितने नंबर में बेटा आएगा? 5 नंबर का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में भी बहुत आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसका चित्र बनाते हैं। आप ध्यान से बोर्ड की ओर देखिएगा। ये हमारा हो गया अवतल पृष्ठ हो गया, एक अवतल पृष्ठ हो गया। ये हमारा इसका हो गया मुख्य अक्ष हो गया, राइट। इस अवतल पृष्ठ, ये हमारा दूर हो जाएगा P, और इस अवतल पृष्ठ का नाम देते हैं S P S डैश। एक अवतल पृष्ठ हमने ले लिया, उसका नाम क्या दे दिया? S P S डैश। यहां तक बात क्लियर होगी? फिर क्या करते हैं, अवतल पृष्ठ पर एक बिंदु वस्तु रखते हैं, अवतल पृष्ठ पर एक बिंदु वस्तु O रखते हैं। बात समझे? ये हमारा एक अवतल पृष्ठ S P S डैश है जो 2 माध्यमों को अलग करता है। कौन कौन से? वायु, एक माध्यम कौन सा, इधर मान लेते हैं वायु है, मतलब विरल हो गया, और इधर क्या है? कांच। इधर क्या होगा? कांच। दिखाई पड़ा? ये वायु हो गया, ये क्या होगा हमारा? कांच। ये 2 माध्यमों को अलग करता है। ये हमारा बेटा कौन सा माध्यम हो गया? कांच। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? ये वायु हो गया, ये कांच। ये S P S डैश जो अवतल पृष्ठ है 2 माध्यमों, एक वायु तथा कांच को आपस में अलग करता है, यानी कि वायु विरल माध्यम, ये सघन माध्यम हो गए। यहां तक बात क्लियर होगी? फिर मुख्य अक्ष पर हमने क्या लिया? एक बिंदु वस्तु O लिया। बिंदु वस्तु का कहने का मतलब ऐसी वस्तु जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, ऐसी वस्तु को बेटा हम क्या कहते हैं? बिंदु वस्तु कहते हैं। देखो, इसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। बिंदु वस्तु एक प्रकाश की किरण चलती है और अवतल पृष्ठ पर आपतित होती है। ये आपको दिख रही होगी। बिंदु वस्तु O से प्रकाश की किरण चली और अवतल पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक है, आपको पता है कांच है तो जाहिर सघन माध्यम है। ठीक है, तो ये क्या जानी चाहिए था ऐसे सीधे, इस प्रकाश की किरण को जानी चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे ना जाके क्या करती है? ये हल्का सा ऐसे मुड़ जाती है। ध्यान समझिएगा, ऐसे मुड़ेगी, हल्का सा अपने मान से विचलित हो जाती है ना, क्योंकि क्या अपवर्तन हो रहा है। तो ये
ये अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। यहाँ पे बात क्लियर हो कि नहीं, क्योंकि अपवर्तन हो रहा तो अपने मार्ग से विचलित हो गई, क्योंकि एक माध्यम वायु से कहां से भी जा रही है ना, तो यहां से जैसे किरण पड़ी तो इससे टकराई तो इसका अपवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और डाट डाट करके इसको पीछे बढ़ाते इसी किरण को, कौन सी, ये वाली जो आगे गई है, कहीं काट रही, देखो कट्टी हुई दिखाई पड़ेगी नहीं, देखिए बेटा ध्यान से समझो भाई, ये अब तो दिख गई होगी भाई, दिखाई पड़ी। तो ये हमारी जो किरण हो गई, ये डाटा के पीछे बनाते हैं, और जो हमारी बिंदु वस्तु ओ रखी थी उसका प्रतिबिंब हमारा आई पर बन गया जाके। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक किरण प्रकाश से केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर, कहां, प्रकाश से केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र से होकर जाती, तो ये वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी, दिखाई पड़ रहा, ये वक्रता केंद्र से होकर चली गई, ये सी हो गया हमारा, क्या होगा, वक्रता केंद्र सी हो गया। इस बिंदु को हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये बिंदु ए है, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर ए एम लंब डाल दिया, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर ए एम लंब डाल दिया, ठीक है, बात क्लियर होगी। तो ये बिंदु वस्तु थी, ऐसा इनके एंगल भी देख लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष के साथ वस्तु कितना एंगल बना रही है, तो इसको मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बनाती है, मुख्य अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही, अल्फा एंगल बना रही है। ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा, बीटा एंगल बना रहा, मान लेते हैं बीटा, बेटा ऐसा बनता है बी, और नीचे वाली लाइन बड़ा कर देते हो, बीटा कहलाता है। और ये बना रहा मुख्य अक्ष से गामा एंगल, मान लेते हैं कितना बना रहा, गामा, बेटा गामा ऐसे बनाते हैं, या ऐसे बना ले, या वाई जैसे बनाते हैं, वाई की तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, बात समझ में, या ऐसे करके, किसी भी तरीके, तीनों में से आप जो अच्छा लगे वैसे बना लो आप, ये गामा का सिंबल होता है। तो ये गामा है, यानी कि जो वस्तु से, जो मुख्य अक्ष थी, मुख्य अक्ष से वस्तु कितने है, अल्फा कोण पर है, प्रतिबिंब कितना है, गामा कोण पर है, प्रतिबिंब कितना, बीटा कोण पर है, और ये कितना है, वक्रता केंद्र किस पे आ रहा है, अभिलंब जो हमारा पड़ा है वो गामा एंगल पर है। यहां तक बात क्लियर हो गई, इतना हो जाएगा, कोई डाउट। अच्छा इसमें देख लो, ये हमारा अभिलंब का कार्य करेगा कौन सा, ये हमने बताया सी वाला, अभिलंब का वर्ग करेगा ना, इसीलिए देखो ये हमारी आपतित किरण थी, ये जो हमारी थी ओए, ओए दिखाई पड़ी, ओए आपतित किरण थी, और ये हमारा अभिलंब हो गया, ये सी वाला। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कौन सा एंगल बेटा बनता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच ये वाला एंगल दिखाई पड़ा, ये एंगल कितना, ये वाला, ये हमारा बेटा हो जाएगा आई, आप पहले से पढ़ चुके, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना एंगल होता है वो क्या कहलाता, आपतन कोण आई कहलाता। अच्छा ये क्या है, आप, ये हमारा अभिलंब होगा, और ये क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है कि नहीं, जब ये अपवर्तित किरण है तो क्या अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है, क्या बनता है बेटा, आर बनता है कि नहीं बनता है, तो ये हमारा बेटा कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, इतना दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा बेटा, हमने इसलिए एंगल कलर से बना दिए, ये कितना हो जाएगा हमारा आर, ये इतना सा हमारा कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा एंगल, यानी कि ये पूरा आई होगा, क्यों आई होगा, क्योंकि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है, ठीक है, और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तन कोण बनता है, इसलिए आर हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, ये आपका कंप्लीट चित्र हुआ, इसमें कमी क्या रह गई, बीच की दूरियां ये दिखा लेते हैं, ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, ये देखो वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बेटा कितनी होती थी, कैपिटल आर, ये तो होता था, राइट, और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती थी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती थी, v मानते थे कि नहीं, तो ये हमारा v होगा, ये यहां से ध्रुव से सीधे नापेंगे, बिल्कुल सीधे, ठीक है, और ध्रुव से किससे वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती थी बेटा, u, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती थी, u होती थी। यहां तक बात क्लियर हो कि नहीं, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती थी, u होती थी, ये हमारा कितना होगा, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी r हो गया, ध्रुव से
प्रतिबिंब के बीच की दूरी v हो गया और ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u हो गया। और जो हमने ये अभिलंब डाला था बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AM, इसकी लंबाई मान लेते हैं बेटा h है। क्या नाम मान लेते हैं? h। ये h लंबाई है, यानी कि बिंदु A से हमारा, यहां समझिए, बिंदु A से M तक जो टोटल दूरी हमारी है कितनी? h है। ध्यान रखिए, यानी कि A और M कितना मानेंगे हम? h है। यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? ठीक है, ये चित्र आप बना लीजिए फटाक से बेटा। आगे समझिए, आगे ये R बेटा लिखा है, दिखाई पड़ा? अब आगे समझिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? लैंग्वेज की ओर। देखो चित्र यदि आप समझ गए हैं तो लैंग्वेज समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो कैसे, माना एक अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है। माना एक अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है। जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है। बात समझ में आई? जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है। मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी है। मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर ए एम लंब डाला। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर ए एम लंब डाला। इतनी लैंग्वेज लिखी। देखो हमने अपने तरफ से कुछ नहीं बताया, सब कुछ चित्र ही बोल रहा है। ठीक है, और लिख लेते लैंग्वेज फटाक से। माना एक अवतल पृष्ठ माना एक अवतल पृष्ठ कौन सा? एस पी एस डैश है जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को, जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है। यहां तक बात क्लियर होगी? जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है। अच्छा, वायु क्या विरल माध्यम, या कह सकते हैं विरल तथा सघन माध्यम को अलग करता है, ये भी कह सकते हैं। तो वायु तथा कांच को अलग करता है। यहां तक बात क्लियर होगी? मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। यहां तक बात क्लियर? जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर होगी बेटा? जिसका प्रतिबिंब आई बनता है, ये भी लिख लो। इसको भी बता देते हैं। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण क्या बेटा? आर है। यहां तक किसी को दिक्कत है बेटा? कोई प्रॉब्लम? एक लाइन और लिख लेते हैं। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एम लंब डाला। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर ए एम लंब डाला। ये कंप्लीट लैंग्वेज और कंप्लीट चित्र आपका हो गया बेटा। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि नहीं? अच्छा, एम लंब जो इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। ये ध्यान रखिएगा, एम लंब है इसकी ऊंचाई कितनी? h है। यहां तक हमको दिक्कत? ठीक है, लिख लो बेटा फटाक से।
आप साथ में लिखते भी रहे, कांपे पेन लेके, कापी ले लीजिए, साथ में पेन ले लीजिए और लिखते भी रहिए, ठीक है। तो अब करें बेटा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं बेटा, अब प्रूफ की ओर चलते हैं। ये बेटा प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बेटा शेयर करते रहें। आ जाओ बेटा, आप ध्यान से समझो बेटा, इधर आ जाओ। ये देखो पीसी कितना होगा बेटा, पीसी, ध्यान समझो, पीसी कितना होगा, इसके बाद लिखना लैंग्वेज के नीचे, यहां ये चीज लिखनी है, लैंग्वेज लिखोगे उसके नीचे तुरंत ये लिख लेना, पीसी कितना होगा माइनस का आर। कहोगे सर ये कैसे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ध्रुव से बाईं ओर की जितनी दूरियां होती वो ऋणात्मक होती, ध्रुव से बाईं की ओर की जितनी भी दूरियां होती ऋणात्मक होती, और दाईं ओर यानी इस साइड की जितनी भी दूरियां होती वो धनात्मक होती, राइट। इसीलिए क्या है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी है ना, ये सब आर भी बाईं ओर है, वी भी बाईं ओर है, और यू भी बाईं ओर, इसीलिए सब क्या होगा माइनस का, इसीलिए पीसी कितना आ जाएगा माइनस का, पी आई ये कितना माइनस का वी हो जाएगा, और पीओ ये कितना आ जाएगा माइनस का यू हो जाएगा, ठीक है। और लिखना चाहें तो यहां पर एम के बारे में भी हम लिख सकते, कितना एम, एम कितना बेटा हो जाएगा हमारा एच, एम कितना हो जाएगा हमारा एच, ठीक है। और कैसा होगा प्लस का, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ध्रुव से ऊपर की जो दूरियां होती हैं उनको हम प्लस में लिखते हैं, और जो नीचे की होती है वो माइनस में लिखते हैं, इसीलिए ये क्या ऊपर की ओर, इसीलिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं प्लस से लिख रहे हैं, राइट। ग्रुप की ओर बढ़ते हैं, देखो आपको त्रिभुज दिखाई पड़ा होगा बेटा, त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में ध्यान समझिए, गामा बराबर अल्फा प्लस आई, ये तो ऊपर से गया ना, गामा बराबर अल्फा प्लस आई, देखो आपको बाहर से बना के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कुछ ऐसे बना कि नहीं, ऐसे तो बना है, ये हमारा कितना हो गया ए हो गया, ये ओ था, और ये हमारा सी हो गया, ये यहां पे गामा है, ये यहां पे क्या है बेटा गामा है, ये एंगल यहां पे गामा बनना है, ये हमारा अल्फा था और ये हमारा आई है, यही तो है। तो हमने कहा गामा बराबर अल्फा प्लस आई, एक प्रमेय याद कीजिए पिछले प्रूफ में हमने कराई है कि क्या बहिष्कोण अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये बाहर का एंगल है, देखो त्रिभुज ए ओ सी का बाहर का एंगल इसीलिए तो बहिष्कोण कहते हैं, और बहिष्कोण जो बेटा होता है अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर, इसलिए गामा बराबर अल्फा प्लस आई होगा, राइट। ये बात समझ में कि नहीं, आप देखो यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई होगा, तो यहां से हम क्या निकाल ले, इसको अल्फा को उधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फा बराबर आई, या ऐसे लिखे या इसको ऐसे लिखते आई बराबर गामा माइनस का अल्फा, आई बराबर गामा माइनस का अल्फा, बात एक ही है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज आपको दिखाई पड़ा होगा, त्रिभुज ए आई सी में सेम यही कंडीशन है, इसी प्रकार बिल्कुल लिखेंगे, गामा बराबर बीटा प्लस आर, देखो त्रिभुज ए आई सी, देखो इसका बहिष्कोण हो गया गामा, होगा कि नहीं, और ये गामा बहिष्कोण होगा, ये दोनों अंताभिमुख आर और बीटा ये दोनों क्या हो गए अंताभिमुख कोण हो गए, और दोनों योग के बराबर होगा, तो इसलिए गामा बराबर बीटा प्लस आर हो जाएगा, इसको भी ऐसे बीटा को उधर ले आओ, तो गामा माइनस बीटा बराबर कितना आर, या आर बराबर गामा माइनस बीटा, बात एक ही है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको कि नहीं, दिक्कत है नहीं है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके आगे देखिए बेटा, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ये आप लोगों ने पढ़ा था किसमें, प्रकाश का अपवर्तन, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है, स्नेल के नियम से प्रकाश के अपवर्तन में जब दूसरा आपने नियम पढ़ा था उसमें था, ठीक। स्नेल के नियम से क्या होता था, एन बराबर साइन आई अपान साइन आर, एन बराबर क्या था साइन आई अपान साइन आर, यहां पे बात क्लियर होगा कि नहीं, लिखोगे इसके बाद, चूंकि आई तथा आर बहुत छोटे कोण होते हैं, चूंकि आई
तथा आर, चूंकि आई तथा आर बहुत छोटे कोण है, छोटे कोण है और इन्हें रेडियन में नापते हैं, और इन्हें रेडियन में नापते हैं। मतलब ये आई और आर जो होते हैं यहाँ पे ये एंगल बहुत छोटे होते हैं। आई जो आर जो होता है, आई और हमारा आर बहुत छोटे होते हैं। यदि आई आर बहुत छोटे हैं तो क्या होगा बेटा, देखो यहां लिख दे रहे हैं बेटा, यदि आई आर बहुत छोटे हैं तो देखो बेटा, ये जो हमारा साइन आई होगा, वो साइन आई जो होगा हमारा वो आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो साइन आर होगा हमारा आर के बराबर, क्योंकि बहुत छोटे हैं इसीलिए जितना साइन आई का मान आएगा वो आई के बराबर मान लिया जाता है, और जितना साइन आर का मान होगा वो आर के बराबर मान लिया जाता है। इसको समीकरण नंबर आप एक दे दीजिए, n बराबर साइन आई अपान साइन आर को, और ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा n बराबर, देखो कि समीकरण एक से मतलब क्या, समीकरण एक में साइन आई तो साइन आर का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो n बराबर कितना हो जाएगा, साइन आई के साथ में कह सकते हैं आई, तो आई हो गया अपान, और साइन आर के साथ में कह सकते हैं आर, यहाँ साइन आर है इसके साथ में कह सकते हैं आर। तो n बराबर कितना हो गया, आई अपान आर, हुआ कि नहीं। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसके नीचे 1 मान ले, तो कितना हो जाएगा, एन आर बराबर आई या आई बराबर एन आर, हो जाएगा कि नहीं। एन आर बराबर आई या आई बराबर आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, एन आर लिख लो और चाहे आई बराबर एन आर, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बोलो नहीं। अच्छा आगे बढ़ो भैया, जब कोई दिक्कत नहीं तो ये आई तथा आर की वैल्यू आपने अभी निकाली, आई की वैल्यू कितनी निकाली, गामा माइनस अल्फा, और आर की वैल्यू कितनी निकाली, गामा माइनस बीटा। ये दोनों वैल्यू उठाकर इसमें आई और आर के स्थान पे रख देते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ये आई और आर की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली थी, ये दोनों वैल्यू निकाल के इस क्वेश्चन में रख देते हैं। तो कितना होगा, देखो बेटा यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी, गामा माइनस अल्फा, तो आई के सामने कितना लिख, गामा माइनस अल्फा बराबर एन, और आर की वैल्यू कितनी, गामा माइनस का बीटा। यहां तक कोई दिक्कत, इसको क्वेश्चन नंबर देखो एक हो ही चुका है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। यहां तक किसी को भाई कोई दिक्कत हो तो बताओ, नोट करो बेटा इतना। यहां तक किसी को दिक्कत, नोट हो गया, आगे चलते हैं बेटा, ठीक है आगे बढ़ते बेटा। ये रबर है बेटा इस साइड का, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो बिंदु ए होता है वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के बहुत करीब माना जाता है। जो बिंदु ए, यदि बिंदु ए मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक है, यदि बिंदु ए मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक है तो क्या होता है बेटा, होता है ये जब बहुत नजदीक होता है तो अल्फा बीटा गामा जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। जब बिंदु ए मुख्य अक्ष के नजदीक होता है, जब यदि बिंदु ए मुख्य अक्ष के क्या हो, नजदीक हो, पड़ोस में हो, तो यानी कि जब ये जितना पड़ोस में होगा तो जितना पड़ोस में होगा तो किरणें झुकेंगी ना। जैसे ये बाई चांस बिंदु ये यहाँ पे है, तो जब इस किरणें बनाओगे तो जब बिंदु ये यहाँ पर होगा तो इनके बीच का एंगल बहुत छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा भैया। तो इसीलिए इनके बीच का एंगल बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हम मान लेते हैं अल्फा बराबर, क्या मानते हैं, अल्फा बराबर tan अल्फा। अब आप सोच रहे हैं सर tan अल्फा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या अल्फा बीटा और गामा दे रखे हैं, हमको इनकी वैल्यू चाहिए। यदि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमको मिल जाती है, हमारा प्रूफ हो जाएगा यहीं से। इसीलिए हम क्या लिखा है, अल्फा बराबर tan अल्फा। क्यों लिखा, क्योंकि बिंदु ए जो होता है वो क्या मान लेते हैं, मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक है। आप लिखना चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं कि चूंकि बिंदु ए मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक है इसीलिए अल्फा बीटा तथा गामा कोण छोटे होंगे।
ठीक है, फिर क्या इसलिए क्या होगा अल्फा बराबर tan अल्फा, और आपको पता है हमने बताया था लाल बटे क्या होता है बेटा कक्का, याद होगा आपको, ये क्या होता साइन होता था, ये cos होता था, ये क्या होता tan, बताया था कि नहीं, ये sin थीटा होता था, cos थीटा होता था, ये tan थीटा है, cot थीटा है, sec थीटा है, cos थीटा, क्योंकि वो tan थीटा चाहिए तो क्या tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, ये बता देंगे। तो लंब हमारा इसमें कितना हो जाएगा am, कितना हो जाएगा am अपान आधार कितना हो जाएगा बेटा, आधार देखो tan अल्फा, अल्फा कितना है बेटा aom में आ रहा है ना, इसलिए am अपान कितना हो जाएगा, बोलो mo, होगा कि नहीं होगा, am अपान mo होगा कि नहीं होगा, am अपान mo। अच्छा इस साइड का भी रख पढ़ रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ये जरूरी है, am अपान mo होगा, जब am अपान mo हो जाएगा तो am कितना बेटा हमारा h है और mo कितना है mou है, क्योंकि mo हम इसलिए कह रहे हैं, ये देखो m जो होता है बिल्कुल p पे माना जाता है, क्योंकि दर्पण का जो हमारा पृष्ठ होता है उसका भी द्वारक छोटा होता है, इसलिए m को हम p पर ही मानते हैं, m को किस पे मानते हैं p पर ही मानते हैं, इसीलिए क्या h हो जाएगा, और ये क्या po कहे या mo कहे बात एक ही है, इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा po कितना हो जाएगा माइनस का u, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का u, तो यहां लगा ले या कुछ भी लगा ले, एमओ कितना पीओ लिख ले या एमओ लिख ले बात एक ही है, तो इससे अच्छा आप ये कुछ लिखो ही नहीं, आप खाली इतना ध्यान रखो ये लंब बटे आधार होता है, तो लंब एच होगा और आधार कितना हो जाएगा हमारा यू, तो डायरेक्ट एच अपान यू लिख लेते हैं, यहां तक बात क्लियर हो कि नहीं, नहीं क्लियर हो, माइनस का एच अपान यू लिख ले, कोई दिक्कत यहां तक बात समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। अगला बीटा बराबर कितना हो जाएगा tan बीटा बराबर ये भी कितना हो जाएगा लंब, तो लंब कितना h होगा एक और बटे के आधार, क्योंकि बीटा है तो i m i होगा ना, m i कितना है v, क्योंकि m i का है या p i का है, बात तो एक ही है, क्योंकि m को p पर ही मानते हैं इसलिए p i कितना हो जाएगा हमारा v, कैसा होगा माइनस का v, तो चाहे माइनस का v यहां लिख लें और चाहे यही माइनस ऊपर लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सुंदर लगने के लिए ऊपर लगा लेते हैं, राइट। अगला देखो गामा बराबर tan गामा हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा इसको भी ध्यान से देखिए, गामा बड़ा tan गामा, ये देखो ACM, ठीक है, तो कितना हो गया माइनस h हो जाएगा अपान h हो गया, ये कितना हो जाएगा MC का है या PC का है, बात एक ही है, इसलिए कितना हो जाएगा R, और कैसा होगा माइनस का है इसलिए कितना होगा माइनस का, तो माइनस यहां लगाएं या इस माइनस को यहां से हटा के कहां लगा सकते हैं ऊपर, थोड़ा सुंदरता लगे इसीलिए इस माइनस को हम क्या कर लेंगे ऊपर लगा लेंगे, बात समझ पा रहे बेटा कि नहीं समझ पा रहे, तो ये हमारा कितना माइनस का h अपान r हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अच्छी बात है। अब ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, अल्फा बीटा और गामा की मान उठा के समीकरण 2 में रखते हैं, लिखोगे समीकरण 2 से या लिख सकते हो समीकरण 2 में अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने पर, समीकरण 2 में अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट समीकरण 2 से लिख लें, इससे भी आपका काम चल जाएगा। अब समीकरण 2 ये क्या था, इसको इसमें लिखते हैं गामा है तो गामा के साथ क्या लिखेंगे माइनस का h अपान r, तो माइनस का h अपान r, ठीक है, माइनस का अल्फा, तो अल्फा कितना है माइनस का h अपान u, तो ब्रैकेट लगा लेंगे माइनस का h अपान u और यहां पे मझिला ब्रैकेट लगा लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत, बराबर यहां क्या हो गया हमारा बराबर हो गया, और बराबर में कितना n है n रहा, इसी प्रकार इसमें मझिला ब्रैकेट लगेगा, गामा कितना बेटा हमारा देखो, फिर गामा आया तो माइनस का h अपान r हो गया देखिए, और माइनस था और माइनस बीटा कितना है माइनस का h अपान v, इससे कितना माइनस का h अपान v। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी, यहां तक दिक्कत बेटा, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे भी h है यहाँ भी h है, तो दोनों में से h कॉमन आ जाएगा, ले सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से h कॉमन ले लो, तो यदि हम h कॉमन ले तो बचेगा क्या कि बेटा हमारे पास देखो h कॉमन ले तो h कॉमन ले तो यहाँ 1 अपान r बचेगा, वो भी कैसा माइनस का, खाली h कॉमन लिया ना तो माइनस का 1 अपान r अच्छा बचेगा। अभी आगे देखो माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस का हो जाएगा, और चूंकि h कॉमन हो चुका है तो वहां पे बचा 1 अपान u, यहां तक दिक्कत, आगे बढ़े बेटा। n
यहाँ भी h कॉमन है तो n h कॉमन हो जाएगा कि नहीं, h कॉमन ले लेंगे तो कितना माइनस का 1/r बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा जाके, यहाँ h जब कॉमन होगा तो यहाँ बनी तो बचेगा 1/v होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस थोड़ा प्रूफ और आगे बचा है, ध्यान समझिए। अब देखो यहाँ भी h था, यहाँ भी h कैंसिल हो गया, यहाँ भी h आपस में कट गया, बचा क्या जाके हमारे पास जो बचा उसको नोट कर लेते हैं, माइनस का 1/r प्लस का 1/u बराबर इस n की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, इस n की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो कितना माइनस का n/r, और ये प्लस का कितना हो जाएगा n/v, बस थोड़ा बचा है, माइनस का 1/r प्लस का 1/u बचा था बराबर इस n की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी, तो n कितना माइनस का n/r और ये कितना होगा प्लस का n/v। अब r वाले को एक साइड में कर लेते हैं, r वाले को एक साइड में कर लो और बाकी जो बचा उस साइड में दे दो, ठीक है। देखो हम ऊपर लिख रहे हैं, इसको रब करें बेटा, देखो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को भी रब कर रहे हैं, ऊपर क्यों देखिए ध्यान से बेटा, हमने कहा r वाले को क्या कर ले एक साइड, तो माइनस का 1/r बचा जाके, माइनस का 1/r, और इसको भी इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको प्लस का n/r, माइनस का 1/r और प्लस का n/r बराबर n/v ऐसे था तो n/v लिख लिया, n/v, और इधर से लाएंगे तो प्लस का था तो उधर क्या आएगा माइनस का 1/u हो गया, राइट। अब देखो दोनों में एलसीएम ले लें, या दोनों में एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, r एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का n, क्यों r से डिवाइड करोगे तो r 1 जा r 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही रहेगा, इसको भी ऐसे करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई n से करोगे तो n ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा n/v माइनस का 1/u, राइट। अच्छा थोड़ा अच्छा और लगे, ग्रुप तो हो गया, थोड़ा अच्छा लगने के लिए एक चीज और देख लो, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये कितना माइनस का 1 प्लस का, तो माइनस है ये n है, इसको क्या लिख सकते हैं n पहले लिख लिया प्लस का और माइनस का 1 n-1/r बराबर n/v माइनस का 1/u, यही अवतल पृष्ठ में अपवर्तन का सूत्र है, यही अवतल पृष्ठ पर क्या है बेटा अपवर्तन का सूत्र है। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा, नीचे लिख लेना, इसी के नीचे यह सूत्र, या कौन सा, या उपरोक्त सूत्र, यह सूत्र कौन सा सूत्र जो दे रखा है, यह सूत्र अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, यह सूत्र अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। कौन सा सूत्र, जो आपने निकाला n-1/R इक्वल टू n/v माइनस का 1/u। r क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, बात समझ में आ गई नहीं, और v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u क्या है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, तो n क्या है अपवर्तनांक है। जैसे हमने क्या कहा था, प्रकाश की किरण किससे जा रही थी, वायु, यहाँ वायु था कि नहीं, प्रकाश की किरण किससे जाती है, वायु से कांच, यानी कि अब जो पृष्ठ था दो माध्यमों को अलग करा था ना, वायु तथा कांच का, तो इनका कुछ अपवर्तनांक होगा ना, जैसे वायु से कांच में जा रहे तो यहाँ पे n के साथ a एनजी ले सकते थे, और एक कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, तो n क्या है यहाँ पे अपवर्तनांक। ये कंप्लीट प्रूफ आपका हो जाएगा किसमें, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, और ये 5 नंबर में बेटा आता है। यदि आपने इस प्रूफ को तैयार कर लिया तो आप अपने खाते में 5 नंबर ऐड कर लीजिए अपने रिजल्ट पे, यदि ये प्रूफ आएगा, और ज्यादातर आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रूफ को आप लोगों को हर हालत में तैयार ही करना है। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो तुरंत बेटा आप लोग कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या हो, आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके दोस्तों, ठीक है। आप लोग शेयर करते रहे, लाइक दोस्तों जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।